एक छोटा सा लड़का था जो एक छोटे से ग्रह पर रहता था। उसके पास एक गुलाब था और बहुत सारे सवाल, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि वो दिल से देखता था, आंखों से नहीं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को ऐसी बातें करते सुना है जो आपके दिल को छू जाए, जैसे वो कोई रहस्य जानता हो जो हम बड़े होकर भूल गए हैं? तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस बच्चे से जिसने रेगिस्तान में एक गिरे हुए पायलट की जिंदगी बदल दी। उसका नाम है द लिटिल प्रिंस। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जो आपकी आत्मा को छूती है, आपको जीवन, प्यार, दोस्ती और अकेलेपन की नई परिभाषा देती है। एक ऐसी यात्रा जो सितारों के पार है, लेकिन फिर भी आपको आपके अंदर के बच्चे तक ले जाती है। तो इस समरी में हम जानेंगे इस राजकुमार की रहस्यमयी यात्रा की कहानी, वो बातें जो वो अलग अलग ग्रहों पर जाकर सीखता है, और वो सबक जो शायद हम सबको दोबारा याद करने की जरूरत है। ये समरी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह सिर्फ तबाही ही नहीं लाया, बल्कि लोगों के भीतर आध्यात्मिक गिरावट भी लेकर आया। जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने उस दौर को निर्धन समय और दुनिया की रात का समय कहा था। जब यह अंधकारमय समय लोगों पर छा गया तो सवाल था, ऐसे कठिन हालातों में लोग खुद को कैसे मुक्त करें। इसका जवाब दिया मशहूर फ्रेंच लेखक और पायलट अंटवान de सेंट-एक्सुपेरी ने अपनी मशहूर किताब द लिटिल प्रिंस के जरिए। सेंट-एक्सुपेरी एक लेखक भी थे और पायलट भी। भले ही वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उड़ानों पर लिखा, लेकिन वह पहले लेखक थे जिन्होंने विमान यात्रा को जिंदगी और सभ्यता को समझने का जरिया बनाया। अपनी रचनाओं में उन्होंने बार बार आत्मिक जीवन को फिर से खोजने पर जोर दिया, एक ऐसा जीवन जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि दिल और इंसानियत की जरूरतों से जुड़ा हुआ हो। युद्ध के बाद जब लोग बुरी तरह टूट चुके थे तो उन्हें अपने दुख और भावनात्मक कमजोरी को सहलाने के लिए गर्मजोशी और समझदारी की जरूरत थी। यहीं पर द लिटिल प्रिंस लोगों के जीवन में एक उम्मीद की तरह आया। आज भी यह किताब उसी मकसद को पूरा करती है जो लेखक की ख्वाहिश थी, लोगों की आत्मा को पोषण देना। ये एक ऐसी कहानी है जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, ये हर दौर में लोगों को सुकून देती है। द लिटिल प्रिंस एक बच्चों की कहानी है, लेकिन यह बड़ों के दिल को भी गहराई से छूती है। जैसा कि लेखक ने खुद कहा, हर बड़ा कभी ना कभी बच्चा था। एक पायलट के नजरिए से यह कहानी एक छोटे राजकुमार की यात्रा को बयान करती है जो किसी और ग्रह से धरती पर आता है। इस कहानी में छुपी विडंबना, कल्पना, सच्चाई और दार्शनिकता ने इसे न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों की सबसे मशहूर किताबों में शामिल कर दिया। यह बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक मानी जाती है। वो सुनहरे बालों वाला छोटा राजकुमार जिसकी आंखों में हल्का सा उदासपन है और जिसकी गर्दन में एक लंबा स्कार्फ हवा में उड़ता रहता है, वो रेगिस्तान पार करता है और सीधे हमारे दिलों में उतर जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वह हमें एक खूबसूरत कहानी और उससे निकली गहरी सीखें देता चला आ रहा है। ये कहानी एक पायलट की है और वो खुद ही इसका नरेटर है। जब वह केवल 6 साल का था, उसने एक किताब में एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखी। एक अजगर किसी जानवर को निगल रहा था। इस तस्वीर ने उसके बाल मन को इतना प्रभावित किया कि उसने खुद भी कुछ ऐसा ही चित्र बनाने की ठानी। उसकी पहली ड्राइंग थी एक अजगर जो एक हाथी को निगल चुका है, लेकिन वह उस तस्वीर में बस बाहरी आकार ही बना पाया। उसे अपनी कलाकृति पर बहुत गर्व था, इसलिए उसने बड़ों को दिखाया और पूछा, क्या आप डर गए? लेकिन बड़ों ने उस चित्र को देखकर कहा, डर? इसमें डरने जैसा क्या है, ये तो एक टोप जैसा लग रहा है। उनकी बात सुनकर वो मासूम बच्चा हिल गया। उसने दोबारा चित्र बनाया। इस बार अजगर के पेट के अंदर एक हाथी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। बड़ों ने उल्टा उसे डांट दिया, इन बेकार की चीजों में वक्त मत बर्बाद करो, जाकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ग्रामर पढ़ो। और बस उस दिन के बाद उसने एक पेंटर बनने का सपना छोड़ दिया। वो बड़ा होकर एक पायलट बन गया। सालों बाद भी जब वह एक गंभीर और व्यस्त इंसान बन चुका था, उसके दिल के एक कोने में वो पहला चित्र अब भी सुरक्षित था। और जब भी वह किसी ऐसे इंसान से मिलता जो थोड़ी सी भी समझदारी और कल्पना शक्ति से भरा होता, वह उसे वही पुराना चित्र दिखाता।
अगर सामने वाला कह देता ये तो टोपी है, तो वह समझ जाता कि इस इंसान से सितारों, जंगलों या अजगरों की बात करना बेकार है। फिर वह वही बातें करता जो आम बड़े करते हैं, राजनीति, गोल्फ, टाइज और बिजनेस। उसे ऐसे गंभीर बड़ों की संगत पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अकेला महसूस करता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसका प्लेन अचानक सहारा रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वो एकदम अकेला होता है। उसके पास बस 1 हफ्ते का पानी बचा होता है। उसे उसी वक्त के अंदर अपने प्लेन की मरम्मत करनी थी। पहली रात वह बिल्कुल अकेले रेगिस्तान की वीरानी में सो जाता है। चारों ओर बस सन्नाटा और रेत ही रेत। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, एक अजीब सी आवाज उसे जगाती है। अगर आपको बुरा न लगे, क्या आप मेरे लिए एक भेड़ बना देंगे? पायलट चौंक कर उड़ जाता है, आंखें मसलता है, चारों तरफ देखता है और उसके सामने खड़ा है एक बेहद छोटा नन्हा सा लड़का। यही है हमारी कहानी का नायक, लिटिल प्रिंस। हैरान होकर पायलट पूछता है, तुम कौन हो? इस वीराने में क्या कर रहे हो? लेकिन नन्हा राजकुमार कोई जवाब नहीं देता। वो धीरे से दोबारा कहता है, प्लीज मेरे लिए भेड़ बना दो। पायलट को भेड़ बनानी नहीं आती थी, तो उसने अपना पुराना अजगर वाला चित्र उसे दिखाया। लेकिन लिटिल प्रिंस ने मना कर दिया, मुझे हाथी के साथ अजगर नहीं चाहिए। पायलट शॉक्ड रह गया। पहली बार कोई उसकी ड्राइंग को सही पहचाना था। फिर उसने कई भेड़ें बनाकर दिखाई। कोई बहुत बीमार लग रही थी, कोई सींगों वाली थी, कोई बूढ़ी थी। पायलट थोड़े झुंझलाकर एक डिब्बा बनाता है और कहता है, भेड़ इसके अंदर है। और हैरानी की बात, लिटिल प्रिंस खुश हो जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, बस यही चाहिए था। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। बातचीत में पायलट को पता चलता है कि लिटिल प्रिंस एक छोटे से ग्रह B612 से आया है, जो किसी घर से भी छोटा है। उस ग्रह पर बीज जमीन के नीचे चुपचाप सोते रहते हैं, फिर अचानक उगते हैं। अगर वो गुलाब या मूली का बीज हो तो प्रिंस उन्हें बढ़ने देता है, लेकिन अगर वो बाबुल के पेड़ का बीज हो तो उसे तुरंत निकालना पड़ता है, वरना उसकी जड़ें पूरे ग्रह को तोड़ सकती हैं। इसलिए लिटिल प्रिंस हर सुबह अपने छोटे से ग्रह की सफाई करता था, ताकि कोई खतरा न बढ़े। उस छोटे से ग्रह पर उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी सूर्यास्त देखने में। उसे बस अपनी कुर्सी थोड़ा खिसकानी होती थी और वह एक बार फिर डूबते सूरज को देख सकता था। एक दिन जब वो बहुत उदास था, उसने 44 बार सूर्यास्त देखा। सूरज के डूबने की खूबसूरती के अलावा उस छोटे राजकुमार की जिंदगी में एक और चीज थी जिसे वो बेहद चाहता था, एक गुलाब। ये गुलाब बाकी फूलों से बिल्कुल अलग था। वो फूल जो चुपचाप खिलते थे और मुरझा जाते थे, लेकिन ये वाली गुलाब वो कुछ और ही थी। जब वो गुलाब एक कली थी, तब उसने धीरे धीरे दिन ब दिन खुद को संवारना शुरू किया, जैसे कोई दुल्हन अपनी शादी से पहले तैयार हो रही हो। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, उसने खुद को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी खूबसूरती इतनी अनोखी थी कि वो बस उसे निहारता ही रह गया। उसने उसकी तारीफ की दिल से। गुलाब को ये पसंद आया। उसने बिना झिझक तारीफ स्वीकार कर ली। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन गुलाब थोड़ी नाजुक थी, थोड़ी घमंडी भी। वो कई बार शक करती, बार बार कहती, मुझे ठंड लग रही है, मुझे नाश्ता चाहिए, हवा आ रही है, मुझे ढक दो। वो इतनी मांगे करने लगी कि राजकुमार थक गया। एक दिन उसने चुपचाप खुद से कहा, यह फूल बहुत जटिल है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूं। पर वो थक गया था और उसने अपने ग्रह को छोड़ने की तैयारी कर ली। रवाना होने से पहले उसने अपने ग्रह के छोटे ज्वालामुखियों को साफ किया, बेकार की जड़ों को उखाड़ा और गुलाब को आखिरी बार पानी दिया। जब वो उसके ऊपर कांच का कवर रखने ही वाला था, उसकी आंखें भीगने लगीं। वो विदा लेने लगा, लेकिन गुलाब चुप रही। फिर अचानक गुलाब ने खामोशी तोड़ी। उसने कबूल किया कि वो भी राजकुमार से प्यार करती है, पर वो अपनी भावनाएं सही तरह से जाहिर नहीं कर पाई। मैं मूर्ख थी, गुलाब बोली। मुझे माफ कर देना, मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। उसने कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी सर्दी इतनी खराब नहीं है। उसने धीरे से कहा, जाओ और अपनी आंखों के सामने मुझे रोते हुए मत देखना, क्योंकि आखिरकार वो एक गर्वीली फूल थी। राजकुमार ने उसे अलविदा कहा और अपनी नई यात्रा की ओर चल पड़ा।
धरती की ओर यात्रा। छोटे राजकुमार ने 6 छोटे ग्रहों का सफर किया और फिर आ पहुंचा सहारा रेगिस्तान में। वो सोच रहा था क्या मैं गलत जगह आ गया हूं, तभी चांदनी जैसी चमकती एक सांप से उसकी मुलाकात हुई। सांप ने कहा, हाँ तुम धरती पर ही हो और अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर वापस भेज सकता हूँ। राजकुमार ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और आगे बढ़ गया। गुलाबों का बगीचा और दिल टूटना। अगले मोड़ पर उसे एक बगीचा मिला जिसमें हजारों गुलाब खिले हुए थे। वो हैरान रह गया, तो मेरी गुलाब अकेली और अनोखी नहीं थी। उसका दिल टूट गया। वो रोने लगा। उसने कहा था वो सिर्फ एक है इस ब्रह्मांड में और यहाँ तो 5,000 उसकी जैसी हैं। लोमड़ी और असली प्यार की समझ। तभी वहां एक लोमड़ी आई। राजकुमार ने कहा, आओ खेलें। लोमड़ी बोली, नहीं, तुमने मुझे पालतू नहीं बनाया। राजकुमार ने पूछा, पालतू बनाना क्या होता है? लोमड़ी ने मुस्कुराकर समझाया, मतलब है किसी के साथ एक रिश्ता बनाना। जब तुम मुझे पालोगे तो मैं तुम्हारे लिए खास बन जाऊंगी और तुम मेरे लिए। अगर तुम मुझे पालोगे, लोमड़ी बोली, तो ऐसा होगा जैसे मेरी जिंदगी में सूरज निकल आया हो। कृपया मुझे पाल लो। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा हुआ। लेकिन एक दिन विदाई का वक्त आ गया। लोमड़ी की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। अब जब भी मैं गेहूं के खेतों को देखूंगी, मुझे तुम्हारे सुनहरे बालों की याद आएगी। और जाते जाते उसने राजकुमार को एक बहुत गहरा राज बताया। सिर्फ दिल से ही सही देखा जा सकता है। जो जरूरी है वो आंखों से नहीं दिखता। तुम्हारी गुलाब बाकी गुलाबों जैसी दिखती है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा रिश्ता उसे खास बनाता है। राजकुमार ने उसकी बात याद रखी। मैं उस चीज का जिम्मेदार हूं जिसे मैंने अपनाया है। और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। और तभी उसकी मुलाकात एक पायलट से हुई। छोटे राजकुमार की कहानी सुनने के बाद पायलट अंदर से हिल जाता है। उसका गुलाब के प्रति प्रेम और समर्पण उसे गहराई से छू जाता है। इसी बीच रेगिस्तान में दुर्घटना हुए उसे 8 दिन हो चुके हैं। उसके पास पीने के लिए आखिरी बूंद पानी भी खत्म हो चुकी है और उसका विमान अब तक ठीक नहीं हुआ है। पानी की तलाश में वो और छोटा राजकुमार बिना दिशा के तपते रेगिस्तान में भटकने लगते हैं। चलते चलते लड़का कहता है, रेगिस्तान खूबसूरत है क्योंकि इसके नीचे कहीं एक कुआं छिपा हुआ है। इस बात ने पायलट की सोच बदल दी। उसे पहली बार समझ आया कि रेत की इस रहस्यमयी चमक के पीछे क्या है। वो कुआं जो इस वीरान जगह को एक अनमोल खजाना बना देता है। लेकिन कोई उसे इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने उसे तलाशा ही नहीं। पायलट को याद आता है, सबसे जरूरी चीजें आंखों से नहीं दिल से देखी जाती हैं। वो इस एहसास से इतना खुश होता है कि सोए हुए छोटे राजकुमार को बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसे कोई नाजुक सा खजाना हो। वो अब भी पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं और आखिरकार सुबह के उजाले में उन्हें एक कुआं मिल जाता है। पानी पीते वक्त छोटा राजकुमार कहता है, लोग एक बगीचे में 5,000 गुलाब उगाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता जो वो ढूंढते हैं। असल में जो वो खोज रहे थे वो तो एक ही गुलाब या बस एक घूंट पानी में मिल सकता था, लेकिन वो सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं, दिल से नहीं। पायलट छोटे राजकुमार के कहने पर उसके भेड़ के लिए एक मुंह पर बांधने वाली टोपी मजल बना देता है ताकि वह उसके गुलाब को नुकसान न पहुंचा दे। फिर छोटा राजकुमार बताता है कि उसे पृथ्वी पर आए हुए 1 साल हो चुका है और वो उसी जगह के पास है जहां वह सबसे पहले उतरा था। पायलट का दिल अचानक भारी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। छोटा राजकुमार अब घर लौटने वाला है। वो उसी जगह की ओर चल देता है जहां पहली बार पायलट से मिला था। पायलट उससे पूछता है कि क्या उसकी प्लान यही है। वो मुस्कुरा कर सिर हिलाता है पर एक शब्द नहीं कहता। वो पायलट से कहता है कि तुम जाकर अपना विमान ठीक करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा कल शाम। अगली शाम जब पायलट लौटता है तो देखता है कि छोटा राजकुमार एक दीवार पर बैठा है, पैर हवा में झूल रहे हैं और वो किसी से बात कर रहा है। पायलट पास जाता है और तभी देखता है वो एक पीले झरीले सांप से बात कर रहा है। पायलट घबरा जाता है। ने छोटा राजकुमार कहता है, अब जाओ, मुझे दीवार से उतरना है। पायलट भागता है, अपनी रिवॉल्वर निकालता है।
सांप उसकी आहट पाकर रेत में फुर्ती से फिसलता है और चट्टानों के बीच गुम हो जाता है। पायलट दौड़कर दीवार तक पहुंचता है और छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में थाम लेता है ठीक समय पर। वो सुन सकता है उसके दिल की धड़कनें, जैसे कोई घायल पक्षी धीरे धीरे अंतिम सांसें ले रहा हो। छोटा राजकुमार मुस्कुराता है, तुमने अपना इंजन ठीक कर लिया, शाबाश। और फिर वो कहता है, अब मैं भी अपने घर लौटने वाला हूं। पायलट इस विचार से ही टूट जाता है कि अब वो कभी उसका हंसना नहीं सुन पाएगा। लेकिन छोटा राजकुमार कहता है, जब भी तुम रात को आसमान की तरफ देखोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सभी तारे हंस रहे हैं मेरी हंसी में। ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है, 500 मिलियन हंसते हुए सितारे, जैसे छोटे छोटे घंटियों की आवाजें। फिर वो कहता है, तुमने जो कुएं का पानी मुझे पिलाया था वो भी ऐसा ही था, अनमोल और दिल से भरा हुआ। अब जब मैं अपने ग्रह से तारों को देखूंगा मुझे वहां 500 मिलियन मीठे पानी के झरने नजर आएंगे। आखिर में छोटा राजकुमार बताता है, मेरा घर बहुत दूर है और ये सफर बहुत लंबा है। मैं अपने शरीर के साथ नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सांप से मदद मांगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ये देखो, क्योंकि ये तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं मर गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। पायलट जाने से मना कर देता है। छोटा राजकुमार अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद एक कदम आगे बढ़ता है और तभी सांप उसके टखने के पास से गुजरता है और वह नन्हा राजकुमार धीरे से जमीन पर गिरता है, जैसे कोई फूल की पंखुड़ी हवा में बहक कर जमीन को छूती है। बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल। द लिटिल प्रिंस एक बेहद सरल सी दिखने वाली कहानी है, लेकिन इसके पीछे गहरा और भावनात्मक प्रतीकवाद छिपा है। ये कहानी जितनी मासूम लगती है उतनी ही गहराई से दिल को छूती है। इस भाग में हम कहानी के प्रतीकों को 2 हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि लेखक क्या महसूस कराना चाहते थे। पहला भाग, कैरेक्टर का प्रतीकवाद। एथ, छोटा राजकुमार, द लिटिल प्रिंस। वो हमारे बचपन का प्रतीक है, मासूमियत, सच्चाई और एक ऐसी कोमलता जो किसी भी सामाजिक बंधनों से मुक्त होती है। वो ऐसा बच्चा है जो न अमीरी गरीबी में फर्क करता है, न ही उसके दिल में लाज या नफरत की कोई जगह है। उसे पैसों से ना खरीदा जा सकता है, न ही डराया जा सकता है। उसकी आंखों में बस जिज्ञासा है इस दुनिया को जानने की, समझने की। लेखक एंटवान द सेंट एग्जुपेरी ने इस किरदार को अपने बीते बचपन की यादों और उस मासूमियत की लालसा से गढ़ा है जो हम बड़े होते होते कहीं खो देते हैं। लेकिन इतनी सच्चाई और सादगी के साथ जीने वाला ये छोटा बच्चा जब बड़ों की दुनिया में आता है तो बहुत अकेला महसूस करता है। जब वह पहली बार धरती पर आता है तो पहाड़ों से बात करने लगता है, ये मानकर कि शायद कोई उसकी बातों का जवाब देगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पत्थरों की गूंज होती है। उसे धरती बेरंग लगती है, सूखी, नुकीली, कठोर और डरावनी। उसका यह अनुभव हम बड़ों को एक आईना दिखाता है कि हम अपने अंदर की वो मासूम दुनिया कब और कैसे खो बैठे। दूसरा, पायलट, द पायलट। पायलट एक ऐसा वयस्क है जो बचपन की कल्पना और जादू को अब भी अपने दिल में कहीं संजोए हुए है। वो अपने बचपन की बनाई हुई एक तस्वीर, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर पाली, के जरिए यह परखता है कि कौन वाकई इस दुनिया को समझता है। लेकिन कोई भी उस तस्वीर को सही नहीं समझ पाया, इसीलिए उसे मजबूर होकर गंभीर और तर्कशील वयस्क बनना पड़ा। वह भी अकेला है, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं। जब पहली बार छोटा राजकुमार उससे सवाल पूछता है तो वह चिढ़ जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने हवाई जहाज को ठीक करने में होता है। पर धीरे धीरे जब दोनों के बीच दोस्ती पनपती है तो पायलट फिर से वही खोई हुई मासूमियत महसूस करने लगता है। वह सीखता है, समझता है, प्यार करता है और अंत में उस बच्चे की जुदाई में बहुत कुछ महसूस करता है। पायलट असल में एक दर्पण है जो बच्चों की संवेदनशीलता और बड़ों की तर्कशीलता के बीच खड़े व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है। उसकी आंखों से हम भी कहानी को महसूस करते हैं, उसकी मैं बन जाते हैं। यही वजह है कि जब छोटा राजकुमार चला जाता है तो उसकी कमी हमें भी अंदर तक महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं, पहले 6 ग्रहों की यात्राएं। पहला ग्रह, राजा का ग्रह। इस ग्रह पर एक राजा रहता है, लेकिन उसका कोई प्रजा नहीं है। जैसे ही वह छोटे राजकुमार को देखता है वह तुरंत उसे अपना प्रजा घोषित कर देता है। उसके लिए हर कोई जो उसके सामने आता है उसे झुकना ही चाहिए।
लेकिन ये राजा अजीब है, उसके आदेश किसी भी स्थिति में बदल सकते हैं। जब राजकुमार बैठने की अनुमति मांगता है तो वह तुरंत उसे बैठने का आदेश देता है, जैसे वह पहले से ही यही चाहता था। राजा को लगता है कि उसे आदेश देने की शक्ति है, लेकिन असल में उसके पास कोई असली ताकत नहीं है। जब छोटा राजकुमार वहां से जाना चाहता है तो वह उसे न्याय मंत्री बना देता है। जब राजकुमार कहता है कि इस ग्रह पर कोई है ही नहीं जिसे न्याय देना है, तो राजा कहता है तो फिर तुम खुद को ही जज करो। राजकुमार मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो कहीं भी खुद का मूल्यांकन कर सकता हूं, यहां रहकर क्या फायदा। जाते जाते राजा उसे राजदूत नियुक्त कर देता है, बस उसे रोकने की एक और कोशिश। ये राजा उन लोगों का प्रतीक है जो सत्ता और नियंत्रण के भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके आदेश पर चलेगा, लेकिन असल में वो अपने ही बनाए भ्रम में फंसे होते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया बेहद बेमानी और हास्यास्पद लगती है। दूसरा ग्रह, घमंडी इंसान का अकेलापन। इस ग्रह पर एक घमंडी आदमी रहता है। जैसे ही छोटा राजकुमार वहां पहुंचता है, वो आदमी खुद को बहुत महान समझता है और सोचता है कि राजकुमार उसका फैन है। वो कहता है, ताली बजाओ। और जब राजकुमार ताली बजाता है तो वो टोपी उतारकर झुककर नम्रता से अभिवादन करता है। ये क्रिया वो दोनों करीब 5 मिनट तक दोहराते हैं। थोड़ी देर बाद मासूम राजकुमार पूछता है, मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी टोपी अपने आप नीचे आ जाए। लेकिन वो घमंडी आदमी उसकी बात सुन ही नहीं पाता, क्योंकि उसके कान बस तारीफ सुनने के आदी हो चुके हैं। वो फिर पूछता है, क्या तुम सच में मुझे सबसे सुंदर, सबसे अमीर, सबसे समझदार और सबसे अच्छा मानते हो। राजकुमार याद दिलाता है कि तुम इस ग्रह पर अकेले हो, लेकिन वो कहता है, फिर भी मुझे पसंद करो। राजकुमार हैरान हो जाता है, कंधे उचकाता है, उसकी बात मान लेता है और फिर वहां से चला जाता है। ये आदमी उन लोगों का प्रतीक है जो सिर्फ तारीफ और शोहरत के भूखे होते हैं। तीसरा ग्रह, नशे में डूबा इंसान। यहाँ एक शराबी रहता है। वो शराब इसलिए पीता है ताकि अपनी शराब पीने की शर्म भूल सके। एक अजीब सा गोल चक्र, गलती, शर्म, फिर से गलती। वो आदमी हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो अपनी गलतियों का पछतावा तो करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। चौथा ग्रह, लालची व्यापारी। इस ग्रह पर एक व्यापारी है। वो दिन रात यही गिनता रहता है कि उसके पास कितने तारे हैं। वो दावा करता है कि उसने सबसे पहले तारों को अपना कहा था, इसलिए अब वो उसके हैं। वो उन्हें बार बार गिनता है और एक कागज पर लिखकर तिजोरी में बंद कर देता है, जैसे बैंक की कोई संपत्ति हो। राजकुमार मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास एक फूल है और 3 ज्वालामुखी। मैं उनकी देखभाल करता हूं, लेकिन तुम्हारे तारे, उनसे उन्हें क्या फायदा। व्यापारी चुप हो जाता है। ये व्यापारी उन लोगों का प्रतीक है जो बिना समझे बस दौलत इकट्ठा करते हैं, बिना यह सोचे कि उसका कोई मतलब भी है या नहीं। पांचवां ग्रह, ईमानदार पर थका हुआ दीपक जलाने वाला। यह ग्रह बहुत छोटा है, इतना कि सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट और एक दीपक जलाने वाला आदमी रह सकता है। वो नियमों के मुताबिक सुबह लाइट बुझाता है और रात को जलाता है, लेकिन ग्रह इतनी तेजी से घूमता है कि अब उसे हर मिनट ये काम करना पड़ता है। राजकुमार कहता है, तुम चलते रहो ताकि दिन उतना लंबा हो सके जितना तुम चाहो। लेकिन वो आदमी मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ नियमों में बंधा है। वो आदमी उन लोगों का प्रतीक है जो ईमानदार तो हैं, लेकिन सिस्टम में इतने फंसे हुए हैं कि बदलाव की सोच भी नहीं पाते। फिर भी राजकुमार उसे पसंद करता है, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं है जैसे बाकी 4 ग्रहों के लोग। छठवां ग्रह, किताबों में खोया विद्वान। इस ग्रह पर एक भूगोलवेत्ता रहता है। वो हर महासागर, पहाड़ और रेगिस्तान के बारे में जानता है, लेकिन अपने ही ग्रह के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी बाहर जाता ही नहीं। वो बस एक्सप्लोरर से जानकारी लेता है और मानता है कि यही असली ज्ञान है। वो दर्शाता है उन लोगों को जो किताबों में तो बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी आजमाते नहीं। इन सब के जरिए सेंट एक्सुपेरी हमें दिखाते हैं, राजकुमार की यात्रा सिर्फ ग्रहों की नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों की सैर है। घमंड, नशा, लालच, पुराने सिस्टम में फंसी ईमानदारी और कागजी ज्ञान, इन सब के बीच एक मासूम राजकुमार हमें हमारी खुद की परछाई दिखाता है। प्रतीक और भावनाएं, जानवर और पौधे, सांप मृत्यु का प्रतीक है। डरावना और रहस्यमय होने के बावजूद यही सांप राजकुमार को उसकी आत्मा के घर वापस पहुंचाता है। एक तरह से ये आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। लोमड़ी समझदारी और प्यार का प्रतीक।
वो कहती है दिल से ही हम वो देख पाते हैं जो असल में मायने रखता है। ये सिखाता है कि प्यार करना किसी को अपनाना है, समझना है। गुलाब का फूल प्यार का प्रतीक। राजकुमार उससे प्यार करता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन गुलाब का घमंड और दिखावा उसे दुखी कर देता है। जब वो ग्रह छोड़ता है तो गुलाब पछताता है और अपने प्यार को स्वीकार करता है, लेकिन उसे रोके बिना। एक दिन छोटा राजकुमार एक बगीचे में पहुंचा जहां 5,000 गुलाब खिले हुए थे। हर गुलाब बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे उसका अपना गुलाब। पहले तो वो बहुत दुखी और निराश हो गया। उसे लगा कि उसका गुलाब तो कुछ खास था ही नहीं, सब गुलाब एक जैसे हैं। लेकिन तभी लोमड़ी ने उसे सच्चाई समझाई। तुम्हारा गुलाब लाखों में एक है, क्योंकि वो तुम्हारा है। बाकी गुलाब भले ही दिखने में उसी जैसे हों, लेकिन तुम्हारा गुलाब खास है क्योंकि तुमने उसे सींचा है, उसकी देखभाल की है, उसे ढकने के लिए कांच की डोम लगाई, उसकी रक्षा की, और उसके लिए तुमने कैटरपिलर्स तक को मारा। बस कुछ कुछ छोड़ा ताकि वो तितली बन सके। जब राजकुमार वापस उसी बगीचे में गया तो उसने उन हजारों गुलाबों से कहा, तुम सब सुंदर हो, लेकिन मेरी गुलाब सबसे अनमोल है। वो इसलिए नहीं कि वो दिखने में अलग है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसे सींचा है, उसके गुस्से, उसके घमंड और उसकी चुप्पी को समझा है। मैं उसकी परवाह करता हूं और इसलिए वो मेरी है, मेरी गुलाब। और अंत में छोटा राजकुमार अपने गुलाब के लिए अपनी जान तक दे देता है। ये एक ऐसा प्रेम था जिसमें जिम्मेदारी और समर्पण था। उसे सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। इस गुलाब की प्रेरणा लेखक सेंट एक्सुपरी की पत्नी कंसुएलो थी। 1931 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग थे, इसलिए रिश्ता थोड़ा टूटने लगा। जैसे छोटा राजकुमार अपने ग्रह को छोड़कर ब्रह्मांड में भटकता है, वैसे ही सेंट एक्सुपरी भी अमेरिका चले गए। लेकिन दूरी के बावजूद उनका दिल अपनी गुलाब, अपनी पत्नी को याद करता रहा। अब बात करते हैं बाओबाब पेड़ों की। ये वो पेड़ हैं जो शुरुआत में फूल या मूली के पौधों जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर समय रहते इन्हें हटाया न जाए तो ये पूरे ग्रह पर कब्जा कर लेते हैं और उसे बर्बाद कर सकते हैं। ये पेड़ हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों और बुरी इच्छाओं का प्रतीक है। अगर हम इन्हें समय रहते नहीं पहचानते और मिटाते तो ये हमारे मन पर हावी होकर हमारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। 1943 में जब ये किताब पहली बार छपी थी, तब से लेकर आज तक इसकी बातें, इसकी भावनाएं, इसकी गहराई, सब कुछ आज भी उतना ही सच्चा और ज़रूरी है। सेंट एक्सुपरी ने इंसान की फितरत को गहराई से समझा और शायद इसी वजह से द लिटिल प्रिंस एक कालजयी कृति बन गई। जैसा कि उन्होंने कहा था, असलियत वही है जो दिल से महसूस की जाए, आंखों से नहीं। इस चैप्टर में हम उस सरल सी लगने वाली कहानी के पीछे छिपे गहरे संदेशों को समझेंगे। सबसे स्पष्ट संदेश है मासूमियत की ओर लेखक की गहरी चाह। बचपन की मासूमियत बनाम बड़ों की दुनिया। पूरी कहानी में सेंट एक्सुपरी बड़ों की दुनिया की आलोचना करते हैं, खासकर उनके तर्कसंगत नजरिए की। कहानी की शुरुआत में जब लेखक बताता है कि उसने एक टोपी की तस्वीर बनाई थी, लेकिन असल में वह एक अजगर के पेट में हाथी की तस्वीर थी, तो यह दिखाता है कि बड़ों ने कल्पनाशीलता खो दी है। अब वे केवल वही देखते हैं जो सीधा, स्पष्ट और व्यावहारिक है। बचपन की वह जिज्ञासा और कल्पना जिसे एक 6 साल का बच्चा महसूस करता है, बड़ी होते होते मार दी जाती है। बड़े अब भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। अगर कोई कहे कि एक सुंदर गुलाबी ईंटों वाला घर है जिसमें खिड़कियों पर फूल सजे हैं और छत पर कबूतर बैठे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि वह घर $20,000 का है, तो वे उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगते हैं। सफर में उजागर होता बड़ों का खोखलापन। जब लिटिल प्रिंस अपनी आकाश गंगा की यात्रा शुरू करता है, तो 6 अलग अलग किरदारों के जरिए लेखक बड़ों की दुनिया में फैली लालच, घमंड, डर और दिखावे की मानसिकता पर कटाक्ष करता है। ये सारे लोग शोहरत और दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हैं। उनकी आत्मा मासूमियत और सच्चाई से दूर हो चुकी है। लिटिल प्रिंस जो दिल से देखता है। लिटिल प्रिंस की उपस्थिति कहानी के लेखक के भीतर सोई हुई मासूमियत को जगा देती है। वह बच्चा बिल्कुल निष्कलंक मन से दुनिया को देखता है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि वह तस्वीर टोपी नहीं, बल्कि एक अजगर है जो हाथी को निगल रहा है।
वह लोमड़ी को पालतू बनाना सीखता है और समझता है कि सच्ची चीजें आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती हैं। सेंट एग्जुपरी बताते हैं कि अगर हमारे दिल में मासूमियत नहीं होगी तो वहां अंधी इच्छाएं और लालच की बाओ-बाप पेड़ जैसे जड़ें जमाने लगेंगी, और जब तक हम अपने भीतर की दुनिया को नहीं समझेंगे तब तक जिंदगी का असली सार भी नहीं पकड़ पाएंगे। प्रेम की असलियत गुलाब और लोमड़ी की सी। लिटिल प्रिंस और गुलाब का रिश्ता शुरुआत में प्यारा लेकिन उलझा हुआ था। गुलाब उसे चाहता था, लेकिन वह अपने प्यार को दिखाने की जगह बस शिकायतें करता रहता था। और लिटिल प्रिंस, जो भावुक और थोड़ा अकेला था, गुलाब की बातों को दिल पर ले लेता था। वह उसे प्यार करता था लेकिन परेशान भी रहता था, इसलिए वह उसे छोड़कर चला गया। गुलाब अंदर से टूट रहा था, पर उसके अहंकार ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने लिटिल प्रिंस से विदा ली, लेकिन भीतर से वह भी चाहता था कि वह न जाए। असल में उस वक्त न लिटिल प्रिंस को प्रेम की गहराई समझ आई थी, न गुलाब को। दोनों ही प्रेम की भाषा नहीं समझ पाए और उनकी गलत फहमियां उन्हें अलग कर गईं। लोमड़ी से सीखा सच्चा प्रेम। जब लिटिल प्रिंस लोमड़ी से मिलता है तो वह पहली बार पालने और पालित होने की भावना को समझता है। लोमड़ी कहती है, जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वे एक दूसरे के लिए खास बन जाते हैं। लोमड़ी यह भी कहती है, शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, दिल से सच्चाई महसूस करो। यह सुनकर लिटिल प्रिंस को एहसास होता है कि वह गुलाब की शिकायतों के पीछे छिपे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। अगर वह अपने दिल से महसूस करता तो जान पाता कि गुलाब उसे कितना चाहता था। उसे यह भी समझ आता है कि गुलाब उसके लिए खास क्यों है, क्योंकि उसने उसके लिए समय, ध्यान और अपना प्यार दिया है। प्रेम जिम्मेदारी समझ। कहानी के अंत में लिटिल प्रिंस अपने शरीर को त्याग देता है ताकि उसकी आत्मा वापस गुलाब के पास लौट सके। वह प्रेम के साथ जुड़ी जिम्मेदारी को समझ चुका होता है। लिटिल प्रिंस घर छोड़ता है प्यार के कारण, और अंत में उसी प्यार के कारण वह लौटता है। अपने सफर में वह सीखता है कि प्रेम आंखों या कानों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है, और यह केवल भावना नहीं, एक गहरी जिम्मेदारी भी होती है। 1944 में सेंट एग्जुपरी एक मिशन पर मेडिटेरेनियन सागर के ऊपर गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ठीक वैसे ही जैसे लिटिल प्रिंस, वो भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ है, और उनकी कहानी हमारे थके हुए और खाली दिलों को सुकून देती है। द लिटिल प्रिंस एक अद्भुत कहानी है जो हमारे दिलों से दुनिया की दिखावटी चीजों को हटाकर हमें सच्चे मायनों में जिंदगी की अहम बातों से जोड़ती है। प्यार, मासूमियत और जिम्मेदारी। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि द लिटिल प्रिंस हमें छोड़ जाता है एक सवाल के साथ। क्या हम अब भी दिल से देखना जानते हैं, या हमने अपनी मासूमियत, अपनी कल्पना और वो सच्चा प्यार इस दुनिया की दौड़ में कहीं खो दिया है? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं आपको वो छोटा राजकुमार अपने अंदर महसूस हुआ, तो एक वादा कीजिए कि आप फिर से देखेंगे दिल से, फिर से जिएंगे मासूमियत से, और फिर से जुड़ेंगे अपने भीतर के बच्चे से। अगर आपको ये समरी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे गहरा मैसेज कौन सा लगा, और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद आज एक छोटी सी आत्मा की याद दिलाने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ, किताबों की सीख और दिल से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम मिलकर वो सब कुछ याद करेंगे जो बड़े होकर हमने भूल दिया है। याद करें, सबसे ज़रूरी चीज़ें आंखों से नहीं, दिल से दिखाई देती हैं। द लिटिल प्रिंस। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।